सो टुडे आवर यूनिट इज़ 9 ट्रांसपोर्ट। तो आज के लेक्चर में जो हम पहले जो 12 मिनट्स में उसमें हम स्टडी करेंगे कि जो ट्रांसपोर्ट है वाटर की और फूड की प्लांट्स में कैसे होती है। पहले 12 मिनट्स में हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट को स्टडी करेंगे, वाटर की भी और फूड की हम ट्रांसपोर्टेशन को स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या होती है और प्लांट्स में वो किस तरह से होती है। फिर हम स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग जो है उसको देखेंगे कि वो किस तरह से होती है, और जो ट्रांसपरेशन पुल है इनको देखेंगे। तो ये आपसे पेपर में इस तरह से पूछा जा सकता है कि हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स टेक प्लेस। इसी तरह से हाउ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन द प्लांट्स टेक्स प्लेस। इस तरह से राइट अ नोट इन द ट्रांसपरेशन पुल, या फिर राइट अ नोट इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो पहले 12 मिनट की वीडियो में आपको इन टॉपिक्स के ऊपर डिटेल जो है वो मिल जाएगी। इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो जो MCQs हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, वो भी आपको साथ साथ एक्सप्लेन जो है वो किए हुए हैं। जो नेक्स्ट 15 मिनट्स की वीडियो है इसमें आप देखेंगे कि जो ब्लड है वो उसकी क्या कंपोजिशन है, जो प्लाज्मा है वो क्या होता है, जो वाइट सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उनकी क्या कंपोजिशन है, उनके फंक्शंस क्या हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी क्या कंपोजिशन है और फंक्शन है, प्लेटलेट्स क्या है, एरिथ्रोसाइट्स क्या हैं। तो ये इन चीज़ों की आप ब्लड की पूरी जो है वो डिटेल पढ़ेंगे। तो इससे आपको पेपर में इस तरह से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, या फिर व्हाट इज़ द रोल ऑफ वाइट ब्लड सेल, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेड ब्लड सेल, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ white blood cell, what is the composition of the red blood cells, what are the components of the blood, write a detail note on the components of blood। तो इसकी आपने कंप्लीट 8 मार्क्स की जो डिटेल लिखनी है। जो नेक्स्ट 10 मिनट की वीडियो है उसमें आप पढ़ेंगे कि जो ब्लड डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, यानी कि ब्लड की वजह से, कमी बेशी की वजह से कौन कौन सी बीमारियां जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकती हैं, लाइक थैलीसीमिया है, ल्यूकीमिया है, इनकी डिटेल आप पढ़ेंगे, उसके कॉजेज़ आप पढ़ेंगे। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन ब्लड डिसऑर्डर्स, या फिर लैदा से भी पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन थैलीसीमिया और ल्यूकीमिया। इस तरह से आप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को पढ़ेंगे। आपसे इस तरह दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, राइट इस टाइप्स। तो आपने इसकी टाइप्स लिखनी है, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। तो आपसे इसके रीज़न पूछा जाएंगे कि इनकी किस तरह से नेमिंग की गई है, और इस तरह आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की जो डिटेल है वो आपने बतानी है। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो इसमें आप इस तरह से जो है वो डिटेल को स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट मटेरियल है, लाइक वाटर है, लाइक साल्ट्स हैं और फूड है, उसकी पूरे प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होती है। तो पेपर में आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो आप जानते हैं कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होती हैं। आप जानते हैं कि प्लांट्स में दो तरह के सेल्स होते हैं, फ्लोएम सेल्स एंड जाइलम सेल्स। यानी कि वेस्कुलर बंडल्स की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का जो फंक्शन होता है वो वाटर एंड साल्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, और जो फ्लोएम होते हैं वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो जो फूड है वो कहाँ पे उसकी प्रिपरेशन होती है, वो लीव्स में उसकी प्रिपरेशन होती है, और फिर फ्लोएम सेल्स की वजह से उसकी पूरे प्लांट्स के पार्ट्स में ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। सो लेट्स सी। वाटर जो है हम जानते हैं कि प्लांट का बहुत ही एक अहम जूस है, और तकरीबन इसमें तमाम एक्टिविटीज़ करने के लिए जो है वो ज़रूरी होता है। तो इसके हमें बहुत सारे एडवांटेजेस जो हैं वो आप पहले भी इस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम इसकी अगर ट्रांसपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये किस तरीके से जो है ना वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है कि वाटर जो है वो रूट्स के ज़रिए से एंटर होता है प्लांट्स में, और वहीं से उसमें मिनरल्स भी डिफ्यूजन के ज़रिए से एंटर हो जाते हैं। यानी कि रूट्स के ज़रिए से वाटर और मिनरल जो है ऑस्मोसिस के ज़रिए से वो प्लांट के अंदर एंटर हो रहे हैं, और फिर वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट करके जा रहे हैं बाकी तमाम पार्ट्स में। तो जो वाटर और आयन अपटेक है वो कैसे हो रहा है,
अब जो रूट्स हैं उनका क्या फंक्शन है, वो एक तो प्लांट की एंकरिंग करती हैं सॉइल के अंदर, दूसरा जो है वो साल्ट और वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं, यानी कि कंडक्टिव टिश्यूज़ प्रोवाइड करती हैं इन सब्सटेंसेस की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द कंडक्टिंग टिश्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन से आपसे पूछा जाए कि कंडक्टिव टिश्यूज़ कौन कौन से, तो आपने बताना है जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसके अलावा एमसीक्यूज़ में भी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि कंडक्टिंग टिश्यूज़ के बाहर जो है वो कौन सी लेयर होती है। कंडक्टिंग टिश्यूज़ के बाहर जो है वो पेरिसाइकिल होती है, ठीक है। पेरिसाइकिल के बाहर जो है वो कॉर्टेक्स होती है, और कॉर्टेक्स के बाहर क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल्स। तो ये जो है वो आपने एमसीक्यूज़ में अगर आपसे पूछा जाए तो इसी तरह से है बताना है। अब जो रूट हेयर्स हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रूट हेयर्स, रूट हेयर्स का क्या फंक्शन है, तो रूट हेयर्स जो हैं वो हैं क्या, ये एक्सटेंशंस हैं किसकी, रूट्स की। एपिडर्मल सेल्स जो रूट्स के होते हैं ये उनकी एक्सटेंशंस हैं। तो इनका फंक्शन क्या है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए लार्ज सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड करते हैं, स्पेसेस प्रोवाइड करते हैं, ताकि इसमें जो है वो मिनरल्स और वाटर जो है वो ऐड हो सके। तो ये जो है वो आप यहाँ से अगर डायग्राम में देखें तो आपको डिफरेंट पार्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एंडोडर्मल सेल्स को भी देख सकते हैं, जाइलम सेल भी आपको नज़र आ रहे हैं, और किस तरह से जो वाटर है वो रूट हेयर्स के ज़रिए से इसके अंदर जो है वो प्लांट के अंदर एंटर हो रहा है। नेक्स्ट इज ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन जो है वो आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन एंड हाउ इट टेक प्लेस इन प्लांट्स। कि ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या है, और प्लांट्स में ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन लिखनी है। ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस, यानी कि प्लांट की सरफेस से पानी का इखराज है, वो कैसे कैसे हो सकता है। तो ये आपने इसके जो सोर्सेज हैं वो याद रखने हैं। ये इवेपोरेशन के ज़रिए से हो सकता है कि इसमें वाटर वेपर्स बन के जो पानी है वो निकल जाता है, ये स्टोमेटा के ज़रिए भी हो सकता है लीव में, और ये लीफ में क्यूटिकल के ज़रिए से भी हो सकता है। इसके अलावा जो स्टेम होता है प्लांट्स का, जिस तरह से लीव्स के ऊपर जो है वो स्टोमेटा होते हैं, इस तरह स्टेम में लेंटिसल्स होते हैं, तो उनमें से भी ये ट्रांसपिरेशन जो हो सकती है। तो ये इसके डिफरेंट रिसोर्सेज हैं। अगर स्टोमेटा के जरिए से ट्रांसपिरेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। अब जो मेसोफिल सेल्स हैं इनका क्या फंक्शन है, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर इवेपोरेशन। ये इनका फंक्शन है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मेसोफिल सेल्स, तो आपने बताना है कि वाटर की इवेपोरेशन के लिए लार्ज सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो मेसोफिल सेल्स है, यहाँ से जो वाटर जो है इवेपोरेट होकर एयर स्पेसिस में चला जाता है, और वहाँ से वो कहाँ चला जाता है, डिफ्यूज़ होकर एयर स्पेसिस से स्टोमेटा में। तो अगर आप इधर डायग्राम में देखें तो हमारे पास जो है ये ग्रीन वाला पोर्शन ये जाइलम सेल को शो कर रहा है, ये सबसे अंदर है। ये पर्पल वाला पोर्शन जो है वो फ्लोएम सेल्स को शो कर रहा है। फ्लोएम सेल्स के बाहर पेरिसाइकिल है। ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, और उसके लास्ट पे क्या है, एंडोडर्मिस। तो ये आप जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से इस रूट्स के अंदर जो है वो डिवीजन है डिफरेंट इसके पार्ट्स की। नेक्स्ट है व्हाट इज़ दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। के प्लांट में जो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो किस तरह से होती है। तो ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इसका जो प्रोसीजर है वो आपने याद रखना है कि ज़्यादातर स्टोमेटा जो है वो दिन के दौरान खुले रहते हैं और रात को बंद हो जाते हैं। वो किस लिए होता है, वो इस वजह से होता है कि दिन के दौरान उन पर सनलाइट जो है वो पड़ रही होती है, और इसकी वजह से उनमें ट्रांसपरेशन भी हो रही होती है, उनमें वेपरेशन भी हो रही होती है। जो स्टोमेटा है उनके अंदर वाटर होता है, और उनके अंदर जो है मिनरल्स आयंस वगैरह होते हैं, इस वजह से उसके जो गार्ड सेल्स हैं वो ओपन रहते हैं। तो वो जो गार्ड सेल्स हैं वो ओपन रहेंगे। हम जानते हैं कि जो स्टोमेटा के अंदर 2 गार्ड सेल्स होते हैं जो वीन शेप होते हैं, तो वो जब तक टर्जिड रहेंगे वो ओपन होंगे। जैसे ही उनमें से वाटर निकल जाएगा, उसके बाद मिनरल्स भी निकल जाएंगे, तो वो क्या होगा, क्लैप्स हो जाएगा और स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी डिटेल्स देखते हैं कि जब वाटर के अंदर गार्ड सेल्स एंटर होते हैं तो ये टर्जिड हो जाता है, उसकी शेप बीन्स की तरह होती है, और इनके दौरान जो स्टोमा है वो खुल जाता है। लेकिन जब इसमें से पानी निकल जाता है तो ये फ्लेक्सिड हो जाते हैं, और इनकी अंदर वाली साइज़ एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है, तो स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाता है। तो इस तरह से स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग होती है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं जाइलम सेल्स जो हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये जो एक बंडल सा आपको नज़र आ रहा है ये जाइलम सेल्स हैं। इस तरह से ये स्टोमेटा है जो बीन शेप्ड है, ओपन है। इसका एक जो पार्ट्स होते हैं
इंडिविजुअल पार्ट्स इनको गार्ड सेल्स कहते हैं। ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस है। यहाँ पे वाटर वेपर्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं स्टोमेटा के ज़रिए से। इस तरह से ये म्यूसिफल सेल्स है जो कि लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बाहर वाली जो सबसे लेयर है इसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। तो यहाँ से वो स्टोमेटा के बता रहे हैं। तो आइए अब इसकी थोड़ी सी हम डिटेल देखते हैं। स्टोमेटा की जो ओपनिंग और क्लोजिंग इस तरह से होती है कि जब लाइट पड़ती है तो जो पोटेशियम आइंस हैं, पोटेशियम आइंस वो गार्ड सेल्स में मूव करके चले जाते हैं और इनके साथ साथ वाटर भी जो है इन लाइंस के साथ गार्ड सेल्स में एंटर हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड हो जाते हैं, स्टोमेटा खुल जाते हैं। लेकिन जो दिन जो है वो गुजरता चला जाता है, जो गार्ड सेल्स हैं वो हाइपरटोनिक हो जाते हैं। उनके अंदर जो है पानी तो रहता है लेकिन जो पोटेशियम आइंस है वो गार्ड सेल से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और उसमें जो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है वो कम हो जाती है। इसकी वजह से फिर आहिस्ता आहिस्ता वाटर भी मूव करके एपिडर्मल सेल की तरफ जाना शुरू हो जाता है और गार्ड सेल जो है वो उनमें से जो टर्गर है या टर्जिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है और इस तरह से जो स्टोमेटा है वो बंद हो जाते हैं। तो इस तरह से स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग हो सकती है। तो आप ये डायग्राम में देखें कि एक साइड पे हमारे पास जो है वो स्टोमेटा जो है वो ओपन है और एक साइड पे क्लोज्ड है। तो आप देख सकते हैं कि क्लोज्ड वाली साइड पे एक टर्जिड है, उसकी जो बीन शेप दोनों गार्ड सेल्स हैं वो टर्जिड हैं और इस वजह से वो जो है क्लोज में भी अगर वो अपनी बिल्कुल अपनी टर्जिडिटी कम्प्लीटली लूज़ कर देता है तो इस तरह से उसकी जो है वो एक टिपिकल सी शेप बन जाती है, जो आप दोनों तरफ देख सकते हैं मुआवजा करके। अब वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ट्रांसपिरेशन जो है वो डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर हैं? नंबर 1 है टेम्परेचर है। ये भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने इनके नेम याद करने हैं। कौन कौन से हैं? टेम्परेचर है, एयर ह्यूमिडिटी है, एयर मूवमेंट है, लीफ सरफेस एरिया है। ठीक है, ये वाले जो फैक्टर्स हैं टेम्परेचर, एयर ह्यूमिडिटी, लीफ सरफेस एरिया और एयर मूवमेंट, तो ये मेन फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ट्रांसपायरेशन जो है वो डिपेंड करती है। तो इन फैक्टर्स की डिटेल आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ये आपने जो है इनको इस तरीके से 1 बाय 1 एक एक पॉइंट लिखते जाना है और उसकी जो डिटेल है वो आपने वो भी बयान करते जाना है। तो इसमें तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लाइक 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री राइज करें तो 40 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसमें जो है वो उसका जो है टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। स्टोमेटा जो है वो इस पर क्लोज़ हो जाते हैं, यानी कि इतना फ़र्क उसमें पड़ जाता है और ट्रांसपेरेशन जो है वो रुक जाएगी। यानी कि टेम्परेचर से हम देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ सकता है कि हर 10 डिग्री लाइन से ट्रांसपेरेशन डबल हो रही है। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो ट्रांसपेरेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। आगे हम ह्यूमिडिटी को देख सकते हैं कि किस तरह के जो नमी की मिकदार है उससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हवा में अगर जो है वो ज़्यादा नमी है, ऑलरेडी उसके अंदर बहुत ज़्यादा नमी मौजूद है तो ट्रांसपेरेशन जो है वो ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि अगर उसमें ऑलरेडी इतनी ज़्यादा नमी मौजूद है तो पत्तों से मज़ीद पानी का इखराज नहीं होगा। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से जो ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाती है। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी एयर के अंदर तो ट्रांसपिरेशन जो है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है एयर मूवमेंट। हम देख सकते हैं कि जो एयर मूवमेंट्स है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एयर कैरीज, मतलब जैसे हम देखेंगे कि हवा तेज़ चल रही है तो वाटर वेपर्स को अपने साथ साथ उड़ा के लिए जा रही है, तो इस वेपरेशन का जो रेट है वो भी बढ़ रहा है। तो क्या होगा, जैसे जैसे जो एयर है वो मतलब एयर हम कहते हैं जो एयर मोशन में उसको हम कहते हैं विंड। तो अगर जो एयर वो स्टिल होगी तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम होगा और अगर एयर मूवमेंट में होगी तो रेट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है लीफ का सरफेस एरिया। तो जितना ज़्यादा लीफ का सरफेस एरिया होगा इतना ही उसके स्टोमेटा भी ज़्यादा होगा, इतना ही उसमें ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी। जितना कम होगा लीफ का सरफेस एरिया तो उसमें से ट्रांसपिरेशन जो है वो कम होगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, तो पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है राइट अ नोट ऑन ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि प्लांट्स में वाटर की जो ट्रांसपोर्ट है वो कैसे हो सकती है। तो इसकी जो है वो थोड़ी सी डिटेल आपने इस तरह से बतानी है
कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर इज रेज टू द कंसिडरेबल हाइट्स इन प्लांट्स। यानी कि ये वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से पानी जो है वो ज़मीन से ऊपर पौधे की पत्तों तक और ऊपर ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाता है। द रिज़ल्ट ऑफ रिसर्च इज कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो इस टॉपिक में जो थ्योरी काबिल ज़िक्र है वो है कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए व्हाट इज़ कोहेजन टेंशन थ्योरी, तो आपने बताना है अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द फोर्स विच कैरीज वाटर अपवर्ड थ्रू जाइलम इज ट्रांसपायरेशन पुल। इस थ्योरी के मुताबिक वो फोर्स जो को पानी को ऊपर खींचने का बायस बनती है, वो फोर्स कौन सी है? वो है ट्रांसपायरेशन पुल। वो कौन सी फोर्स है? वो है ट्रांसपायरेशन पुल। तो अगर आपसे पूछा जाए शॉर्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ कोहेजन टेंशन थ्योरी, तो आपने बताना है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग वो फोर्स जो पानी को ऊपर खींचने का बायस बनती है वो कौन सी फोर्स है? इट इज़ ट्रांसपायरेशन पुल। और वो कैसे होता है? इट क्रिएट्स अ प्रेशर डिफरेंस। ये प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है जो कि पानी को और साल्ट्स को ऊपर की तरफ रूट से खींचता है। जब भी किसी लीव से पानी का इखराज होता है तो क्या होता है, उसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो ड्रॉप हो जाती है। तो वाटर की कंसंट्रेशन ड्रॉप होने की वजह से ऑस्मोसिस के जरिए से पानी जो है वो जाइलम लीफ के जाइलम से मेसो सेल्स में एंटर हो जाता है। तो जब भी पानी जो है वो जाइलम में मूव करता है, अब जाइलम से पानी मेसो सेल्स में जा रहा है, जाइलम में पानी की शॉर्टेज होगी तो जाइलम की तरफ पानी मूव करेगा। तो इससे एक पुलिंग फोर्स प्रोड्यूस हो रही है जो क्या करती है? पानी को ऊपर की तरफ खींचने का बायस बनती है। वो जो फोर्स क्रिएट हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? पुलिंग फोर्स। तो ये जो फोर्स है जो कि ट्रांसपायरेशन से क्रिएट हो रही है इसको हम क्या कहते हैं? इससे कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन पुल, तो आपने ये बताना है कि वो फोर्स जो कि पानी को ऊपर खींचने का बायस बनती है उसको कहते हैं ट्रांसपायरेशनल पुल। इसके अलावा इसके जो रीज़न है वो क्या है कि वाटर इज़ हेल्ड इन ट्यूब दैट हैज़ स्मॉल डायमीटर। पानी जो है वो जाइलम वेसल्स के अंदर रहता है और जाइलम वेसल्स का जो डायमीटर है वो बहुत कम होता है और जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो जाइलम्स की जो वॉल्स हैं उसके साथ चिपके हुए होते हैं और पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में भी एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। यानी कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जाइलम वेसल्स के अंदर भी जो होते हैं वो जुड़े होते हैं और आपस में भी एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं। तो इस तरह से पानी की उसमें ट्रांसपोर्ट हो जाती है। जब ऊपर को मूव करता है पानी वॉल्स के साथ साथ तो आपस में भी वो सारा पानी एक दूसरे के साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं तो वो एक दूसरे को खींचने का बायस बनते हैं। सो नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड की ट्रांसपोर्ट देखेंगे कि प्लांट्स में किस तरह से होती है। हम जानते हैं कि जो वाटर की ट्रांसपोर्ट थी वो जाइलम के ज़रिए से हो रही थी और जो फूड की ट्रांसपोर्ट है वो फ्लोएम के ज़रिए से। तो ये मेन पॉइंट्स आपने ट्रांसपोर्ट के हवाले से याद रखने हैं। फूड की ट्रांसपोर्ट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्लोएम। ये क्या करता है? जो आमतौर से हम जानते हैं कि जो फूड है वो पत्तों में तैयार होती है। फूड है वो कहाँ पे तैयार होती है? पत्तों में, क्योंकि वहाँ पर क्लोरोफिल सेल्स होते हैं तो वहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जो है वो फूड जो है वो ग्लूकोज तैयार होती है। फिर वहाँ से इसकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है फ्लोएम सेल्स के वजह से तमाम पार्ट्स में। फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड सब्सटेंस थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। The glucose formed during photosynthesis is muscle cells used in respiration and excess of it is converted into sucrose। यानी कि कुछ ग्लूकोज जो पत्तों में तैयार होती है और रेस्पिरेशन में यूज़ हो जाती है और बाकी की सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाती है। ज़्यादातर प्लांट्स में जो फूड है वो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है कि फ़ूड की ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रही है? सुक्रोज की फॉर्म में। फूड की ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रही है? सुक्रोज की फॉर्म में। तो इस तरह से जो है वो फूड की मूवमेंट हो रही है प्लांट के अंदर, तो वो पत्तों में तैयार हो रही है और वहाँ से फिर वो फ्लोएम के ज़रिए से बाकी तमाम पार्ट्स में उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है। तो इसमें कौन कौन से सोर्सेज हैं? इसमें जो है मैच्योर लीफ है और स्टोरेज ऑर्गन है। कहाँ स्टोरेज ऑर्गन इसमें क्या है? लीफ है जहाँ पर फूड स्टोर रहा है।
सिंक क्या है? दीज आर एरियाज ऑफ एक्टिव मेटाबॉलिज्म और स्टोरेज। ये वो एरियाज हैं जहाँ पे एक्टिव मेटाबॉलिज्म हो रही है, स्टोरेज हो रही है। फॉर एग्जांपल रूट्स हैं, ट्यूबर्स हैं, डेवलपिंग फ्रूट्स एंड लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन्स हैं। और स्टोरेज ऑर्गन कौन सा होता है? जो कि फूड को स्टोर करने की और एक्सपोर्ट करने की सलाहियत रखता है। तो ये था प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट, के फूड की और वाटर की ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर कैसे हो रही है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन में कैसे हो रही है। और अगर आपसे पूछा जाए पेपर में राइट अ नोट ऑन ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन, तो आपने जो पहली चीज़ है वो क्या है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ब्लड। क्या चीज़ है? ब्लड। अब हम देखते हैं ब्लड क्या है। इट इज़ स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो ब्लड किस चीज़ का बना होता है? तो ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। तो अगर आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जाए कि ब्लड किस चीज़ का बना है, तो आपने बताना है प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। और ब्लड का वेट कितना होता है? इट इज़ 1/12 ऑफ आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी का 1/12 पार्ट होता है। ये भी आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि ये हमारी बॉडी का 1/12 पार्ट होता है। तो ब्लड के हवाले से जितनी भी छोटी छोटी फिगर्स हैं ये आपने याद रखनी है। अडल्ट बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 लीटर। अडल्ट बॉडी में कितना ब्लड होता है? 5 लीटर। और एक हेल्थी पर्सन में प्लाज्मा का 55% वॉल्यूम जो है वो ब्लड का होता है। एंड सेल्स और सेल लाइक बॉडी जो है वो कितनी होती हैं? 45%। तो जो इस तरह के फिगर्स हैं वो आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। तो अब डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं, फिर वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स हैं, सबसे ऊपर प्लाज्मा है। तो इस तरह की इसकी कॉन्स्टिट्यूशन होती है। अब हम देखते हैं कि ब्लड प्लाज्मा क्या है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ ब्लड प्लाज्मा, तो आपने बताना है प्लाज्मा इज़ वाटर कंटेनिंग प्रोटीन, साल्ट्स, मेटाबोलाइट्स एंड वाटर। प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन, साल्ट्स, मेटाबोलाइट्स एंड वाटर। जो साल्ट्स हैं वो 0.9% होते हैं प्लाज्मा का बाई वेट। सोडियम क्लोराइड एंड साल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स आर प्रेजेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट। इसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, ये जो ट्रेसेस हैं डिफरेंट मिनरल्स की, ये भी इनमें पाई जाती हैं। अब जो नॉर्मल इसकी जो पीएच होती है वो कितनी है ब्लड की? 7.4। तो ये आपने एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ब्लड की नॉर्मल पीएच कितनी है? 7.4। और इसमें प्रोटीन की कितनी परसेंटेज है? 7 to 9%। द इम्पोर्टेंट प्रोटीन जो इसमें होती हैं वो कौन सी होती हैं? एंटीबॉडीज़ हैं ब्लड के अंदर, और फिब्रिनोजिन है। फिब्रिनोजिन क्या है? इट इज़ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन। तो अगर आपसे पूछा जाए एमसीक्यूज़ में व्हाट इज़ ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन, तो आपने ये याद रखना है इट इज़ फिब्रिनोजिन। एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है? ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है। एल्ब्यूमिन भी एक प्रोटीन है, क्या करती है? वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है। प्लाज्मा आल्सो कंटेन डाइजेस्टेड फूड। इसके अलावा प्लाज्मा में और कौन कौन सी चीज़ होती हैं? इसमें डाइजेस्टेड फूड होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है और हार्मोन्स होते हैं। गैसेस, कौन कौन सी गैसेस हैं प्लाज्मा के अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो गैसेस अगर पूछा जाए प्लाज्मा के अंदर कौन कौन सी, तो आपने बताना है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इसके अलावा ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज़, इसमें क्या क्या है? रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट सेल्स। Although the loss of nucleus, after the loss of nucleus are disease। अब हम जो है वो देखते हैं कि हमारे पास रेड ब्लड सेल्स, अब हम थोड़ी सी रेड ब्लड सेल्स की जो है वो डिटेल वो करते हैं। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। रेड ब्लड सेल्स को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। तो अगर आपने पेपर में पूछा जाए व्हाट आर द एरिथ्रोसाइट्स, तो आपने ये याद रखना है कि रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। दीज आर मोस्ट न्यूमरस ऑफ ब्लड सेल्स। ब्लड सेल में सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं। और इनकी कितनी होती है अमाउंट? 5 to 5 मिलियन। तो ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से जिनकी वैल्यू है आपने याद रखनी है 5 to 5.5 मिलियन। ये मेल्स में है, ये किस में है? मेल्स में है। और फीमेल में कितनी है? फीमेल में इसकी वैल्यू लहजा से है 4 to 4.5 मिलियन इन फीमेल्स। जब रेड ब्लड सेल्स बनते हैं तो उनमें न्यूक्लियस होता है।
लेकिन मैमल्स में जब रेड ब्लड सेल्स मैच्योर होते हैं तो उसमें से जो न्यूक्लियस है वो गायब हो जाता है। जब मैच्योर होते हैं तो क्या होता है, न्यूक्लियस गायब हो जाता है। तो न्यूक्लियस के गायब होने के बाद जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ब्लड में एंटर हो जाते हैं। तकरीबन 95% जो साइटोप्लाज्म है रेड ब्लड सेल्स का, उसमें हीमोग्लोबिन होती है। उसमें क्या होती है, हीमोग्लोबिन। ये एक प्रोटीन होती है और उसका क्या फंक्शन होता है, ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करती है। हीमोग्लोबिन का क्या फंक्शन है, ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन, इसका फंक्शन क्या है। तो आपने बताना है कि ये एक हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रोटीन है जो कि रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है और ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करती है। इसके अलावा इसमें एंजाइम्स होते हैं, 5% साल्ट्स और प्रोटीन्स होती हैं। और जो इनकी शेप है वो कैसी है, रेड ब्लड सेल्स की बाइकॉन्केव शेप है। रेड ब्लड सेल्स की शेप क्या है, बाइकॉन्केव है और उनमें इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। इन एम्ब्रियोनिक एंड फीटल लाइफ देयर फॉर्म्ड इन लिवर एंड स्प्लीन। तो ये कहाँ पे बनते हैं, फीटल लाइफ में ये लिवर और स्प्लीन में बनते हैं। और अडल्ट में वो कहाँ बनते हैं, रेड ब्लड सेल्स रेड बोन मैरो में। कहाँ बनते हैं, रेड बोन मैरो में। और शॉर्ट एंड फ्लैट बोन्स जैसे कि स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्री। तो ये इनकी, अगर इनकी प्रोडक्शन की स्पेस कौन सी है ये भी आपने याद रखनी है कि रेड बोन मैरो में बनते हैं डिफरेंट बोन्स की। इसका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो तकरीबन है 4 मंथ्स। 4 मंथ्स। तो एमसीक्यूज में सम टाइम आपसे पूछा जाता है कि रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन जो है वो 4 वीक्स है, 4 ईयर्स है या 4 मंथ्स है। तो आपने याद रखना है 4 मंथ्स या 120 डेज़ है। तो इसके बाद इनकी ब्रेकडाउन हो जाती है लिवर में और इनकी फेगोसाइटोसिस हो जाती है। नॉर्मल पर्सन में इनकी कितनी मकदार होती है, 2 to 10 मिलियन। नॉर्मल पर्सन में रेड ब्लड सेल्स कितने बनते हैं, 2 to 10 मिलियन। और ये बनते भी रहते हैं और साथ साथ ये डिस्ट्रॉय भी होते रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कुछ इस तरह से इनकी शेप होती है। नेक्स्ट है वाइट सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं ये कलरलेस होते हैं, इनमें कोई पिगमेंट नहीं होता। तो ये आपने याद रखना है कि ये कलरलेस है। दे आर नॉट कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स। ये सिर्फ ब्लड वेसल्स के अंदर नहीं रहते बल्कि ये टिश्यू फ्लूइड में भी चले जाते हैं। तो इनकी कितनी मकदार होती है, 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 7000 to 8000 वाइट ब्लड सेल्स हो सकते हैं। 1 क्यूबिक मिलीमीटर में। तो एमसीक्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि वाइट ब्लड सेल्स की क्या वैल्यू होती है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 7000 से 8000 ब्लड वेसल्स हो सकते हैं। और इनका लाइफ स्पैन कितना है, फ्रॉम मंथ्स टू ईयर, यानी कि कुछ महीनों से लेकर कुछ साल तक हो सकता है। लेकिन रेड ब्लड सेल्स का 4 मंथ्स है। ये डिपेंड करता है बॉडी की नीड्स पे। इनका फंक्शन क्या है, बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मेंटेन करता है। वाइट ब्लड सेल्स की 2 टाइप्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स जिनके अंदर ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म होता है और एग्रेनुलोसाइट्स जिनके अंदर ग्रेनुलर साइटोप्लाज्म नहीं होता। जो इओसिनोफिल्स हैं ये क्या करते हैं, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस हैं, ये पैरासाइट्स को किल करते हैं। जो बेसोफिल्स हैं ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स में क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, इनमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते। तो इनमें क्या है, इनमें मोनोसाइट्स हैं। और इनका फंक्शन क्या है, ये मैक्रोफेजेस को प्रोड्यूस करते हैं जो कि जरासीम को इंगल्फ करते हैं। इसके अलावा बी और जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं और जरासीम को किल करते हैं। तो आपसे जो है पेपर में इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट आर वाइट ब्लड सेल्स एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन। तो इस तरह आपने फिर उसकी एक कंप्लीट डिटेल्स बनानी है कि उसका जो है वो किस तरह बनते हैं, वो कलरलेस हैं, उनकी कितनी अमाउंट है और उनके क्या क्या फंक्शन हैं। जो प्लेटलेट्स हैं उनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। तो ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स या व्हाट आर थ्रोम्बोसाइट्स। दीज आर नॉट सेल्स बट दीज आर फ्रेगमेंट। तो जो प्लेटलेट्स हैं ये क्या हैं, फ्रेगमेंट्स हैं। ऑफ लार्ज सेल्स ऑफ बोन मैरो के, इनको मेगा कैरियोसाइट्स भी कहा जाता है। प्लेटलेट्स को और क्या कहा जाता है, मेगा कैरियोसाइट्स। दे डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस। इनमें ना तो न्यूक्लियस होता है और ना ही इनमें पिगमेंट होता है। और इनकी कितनी वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू होती है तकरीबन 250,000 प्लेटलेट्स होते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन में कितने प्लेटलेट होते हैं, 250,000। और इनका जो एवरेज लाइफ स्पैन है वो कितना है, 7 to 8 डेज़। इनका जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है 7 to 8 डेज़ है। तो यहाँ पे जो है वो
इनकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी गई है ब्लड की कंपोजिशन की, कि इसमें प्लाज्मा पाया जाता है, इसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं किस तरह से पाई जाती हैं। यहाँ पे उनका कंपैरिजन दिया गया है। ये सिमिलर वही चीज़ें जो अभी हमने पीछे पढ़ी हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा इनकी कंपैरिजन बताएं, तो यहाँ पे उन्होंने एक टेबल के अंदर इन तीनों को कंपैरिजन किया हुआ कि किस तरह से इनके जो अमाउंट्स है डिफरेंट हैं, उनके फंक्शंस और उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। तो आपने भी इस तरह से ये देनी है। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं रेड ब्लड सेल्स को भी माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से नज़र आते हैं। प्लेटलेट्स भी आप देख सकते हैं, लिम्फोसाइट्स भी, मोनोसाइट्स भी, बेसोफिल भी, न्यूट्रोफिल भी और एसिनोफिल। डायग्राम में आप अलग-अलग से देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट इज़ ब्लड डिसऑर्डर्स। तो पेपर में आपसे इस तरह पूछा जाएगा व्हाट आर द ब्लड डिसऑर्डर्स। यहाँ पे 2-3 डिसऑर्डर्स के नेम दिए जाएंगे, इनकी एक्सप्लेनेशन पूछी जाएगी। तो फर्स्ट इज़ ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया को ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ ल्यूकीमिया, तो ये क्या है? इट इज़ ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये एबनॉर्मल अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि ये एक नॉन स्टॉप इनकी प्रोडक्शन हो जाती है। इट इज़ प्रोडक्शन ऑफ ग्रेट नंबर ऑफ इमेच्योर एंड एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स। और इसकी वजह क्या है, ये क्यों होता है? कैंसरस म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन क्या है? चेंज इन जीन, बोन मैरो में या लिम्फ टिश्यू सेल्स में। ये म्यूटेशन जो है वो क्या है कि किसी भी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, डिफेक्टिव वाइट ब्लड सेल्स हैं, उनकी अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन हो सकती है, यानी कि जो डिफेक्टिव है, जो कि नॉर्मल नहीं है। तो ये बहुत सीरियस डिसऑर्डर है और पेशेंट जो है उसके ब्लड को रेगुलरली चेंज करना पड़ता है नॉर्मल ब्लड के साथ, अदरवाइज उसकी डेथ भी हो सकती है। या फिर इसका ट्रीटमेंट जो है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। इसमें बोन मैरो ही पूरा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये इफ़ेक्टिव भी है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है। तो जो नेक्स्ट डिजीज़ है इट इज़ थैलीसीमिया। जो थैलीसीमिया इसका मतलब है सी और हीम का मतलब है ब्लड। तो इसको कोलेज एनीमिया भी कहते हैं। अगर आप MCQ में पूछा जाए व्हाट इज़ कोलेज एनीमिया, तो ये क्या है? थैलीसीमिया। क्योंकि इसको जिस साइंटिस्ट ने जो है वो डिस्कवर किया था वो थॉमस बी कोले उसका नाम है, वो एक अमेरिकन फिजिशियन था। और ये क्या है? ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। ये भी हीमोग्लोबिन की जीन म्यूटेशन की वजह से हो रही है। थैलीसीमिया कहाँ पे म्यूटेशन की वजह से हो रही है? हीमोग्लोबिन की जीन की म्यूटेशन की वजह से। तो इस म्यूटेशन में क्या होता है कि डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस होती है। और हीमोग्लोबिन का हम जानते हैं क्या फंक्शन है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो अब इसमें डिफेक्टिव है हीमोग्लोबिन, तो जो पेशेंट है वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो इनके पेशेंट का भी जो ब्लड है उसको भी रेगुलरली रिप्लेस करना ज़रूरी होता है नॉर्मल ब्लड से, या फिर इसका भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट के जैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन 100% इसमें क्योर नहीं होता। नाउ वी विल स्टडी द ब्लड ग्रुप सिस्टम। आपसे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ब्लड ग्रुप सिस्टम। इसकी टाइप्स, इसके 2 टाइप्स हैं, AB ब्लड ग्रुप सिस्टम और RS ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आपसे पहले पूछेंगे ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो क्या है, इसकी डिटेल बताएं। ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमारे पास जो है एंटीजन्स होते हैं, एंटीबॉडी होती है। एंटीजन कोई भी फॉरेन जो है वो सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी में जब ये अटैक करता है तो हमारे इम्यून सिस्टम को रिएक्ट करने के लिए उकसाता है। तो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो प्रोटीन है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि किसी भी फॉरेन सब्सटेंस या एंटीजन के नतीजे में पैदा होती है। तो पहले है हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि ये कैरल लैंडस्टीनर ने दिया था। इसको किसने दिया था? कैरल लैंडस्टीनर ने 1900 में। तो ये MCQ उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को कैरल लैंडस्टीनर ने 1900 में दिया था और उसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो इसके अकॉर्डिंग जो ब्लड ग्रुप हैं उनकी 4 टाइप्स हैं। हम वैसे भी जानते हैं आमतौर पे अपने जनरल नॉलेज के हवाले से भी ये ब्लड ग्रुप हैं वो 4 तरह के होते हैं, A ब्लड ग्रुप, B ब्लड ग्रुप, AB ब्लड ग्रुप और O ब्लड ग्रुप। तो जो A ब्लड ग्रुप है उसमें हमारे पास A एंटीजन होता है और B एंटीबॉडी होती है। जो B ब्लड ग्रुप होता है उसमें हमारे पास B एंटीजन होता है और A एंटीबॉडी होती है। और जो AB ब्लड ग्रुप है इसमें हमारे पास AB एंटीजन होते हैं और इनमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती। ये आपने याद रखना है कि AB ब्लड ग्रुप में हमारे पास सिर्फ एंटीजन होते हैं, एंटीबॉडीज़ नहीं होती। और O ब्लड ग्रुप में हमारे पास दोनों एंटीबॉडीज़ ही होती हैं, कोई भी एंटीजन नहीं होता।
तो जो नेम है ब्लड ग्रुप का वो एंटीजन के बेस पे रखा गया है, यानी कि अगर ए ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब है कि इसमें ए एंटीजन है, बी ब्लड ग्रुप है, बी एंटीजन है, ए बी ब्लड ग्रुप है, ए बी एंटीजन्स है, और ओ ब्लड ग्रुप है, कोई भी एंटीजन नहीं है। तो एंटीबॉडीज़ उसके ऑपोजिट होगी। अगर ए एंटीजन है तो बी एंटीबॉडीज़ होगी, अगर बी एंटीजन है तो ए एंटीबॉडीज़ होंगी, दोनों इकट्ठे नहीं पाए जा सकते। तो जो ए बी ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद हैं उनको हम कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर्स। उनको यूनिवर्सल रिसेप्टर इसी कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी ब्लड ग्रुप के हामिल अफराद से ब्लड जो है वो ले सकते हैं। लेकिन जो ब्लड ग्रुप ओ के अफराद उनको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर, यानी कि वो किसी भी ब्लड ग्रुप के अफराद को ब्लड दे तो सकते हैं लेकिन ले सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप के अफराद से ही सकते हैं। तो इसलिए ए बी ब्लड ग्रुप के अफराद को कहते हैं यूनिवर्सल रिसेप्टर, और ओ ब्लड ग्रुप वाले अफराद को कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। तो ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से याद रखना है, व्हाट आर द यूनिवर्सल एक्सेप्टर एंड यूनिवर्सल डोनर। तो ये हमारे पास एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ब्लड ग्रुप जो ए है इसमें हमारे पास ए एंटीजन है, ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है, ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी एंटीजन है और एंटीबॉडी कोई भी नहीं, ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं और ए और बी एंटीबॉडीज़ हैं। तो हम जो है वो ए वाले जो ब्लड ग्रुप के अफराद हैं उनको बी को या ए बी को ब्लड ग्रुप नहीं ट्रांसफ़र कर सकते। उसके क्या होता है, एग्लूटिनेशन हो जाती है कि यानी कि ब्लड उनकी आपस में एक दूसरे के साथ एंटीजन और एंटीबॉडीज़ की क्लम्पिंग हो जाती है और जो ब्लड वेसल्स हैं वो फट भी सकती हैं। तो हम जो है वो ब्लड ग्रुप की जो ट्रांसफ्यूजन है उसे करने से पहले जो ब्लड ग्रुप्स को मैच करना ज़रूरी है। उनको अगर हम आपस में करेंगे तो उसमें एग्लूटिनेशन हो जाती है और उसमें लाइफ का भी रिस्क होता है। नेक्स्ट है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो किसने दिया था, कैरोल लैंडस्टीनर ने 1930s में। तो ये आपने MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। इसके अकॉर्डिंग दो ब्लड ग्रुप होते हैं, RH पॉजिटिव एंड RH नेगेटिव। तो ये भी एक फैक्टर होता है जिसका कहते हैं RH फैक्टर। उसकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी की बेसिस पे इनके नेम रखा गया है। जिसमें RH फैक्टर मौजूद होता है उसको कहते हैं RH पॉजिटिव और जिसमें नहीं होता उसको कहते हैं RH नेगेटिव। इस तरह से ए बी ब्लड ग्रुप के अफराद में अगर किसी में पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें RH फैक्टर है तो उसके कहेंगे ए पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो कहेंगे ए नेगेटिव। इस तरह से अगर बी ब्लड ग्रुप का है सिमिलरली उसको भी ऐसे ही कहेंगे। Person does not produce antibodies unless RH factor enter in our body। तो जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस या एंटीजन एंटर होता है तो उसके गेट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो जाती है। RH ब्लड ग्रुप को जो है वो RH पॉजिटिव रिसिपिएंट को ही ट्रांसफ़र किया जाता है क्योंकि जो ब्लड रिसिपिएंट है उसके ब्लड में ऑलरेडी RH एंटीजन होते हैं और वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उसको RH नेगेटिव में ही ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है क्योंकि जो डोनर ब्लड ग्रुप है उसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। तो इस तरह से जो रिसिपिएंट है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर हम RH नेगेटिव वाले पर्सन का जो ब्लड है वो पॉजिटिव वाले को दे दें तो क्या होगा कि उसमें एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो जाएगी RH के अगेंस्ट, और जो ब्लड है वो रिसिपिएंट को जो है ट्रांसफ्यूज किया जा सकता है। अगर सिर्फ उस सूरत में अगर डोनर का जो ब्लड है उसको पहले कभी भी RH एंटीजेंस का एक्सपोजर नहीं हुआ और ना ही RH एंटीबॉडीज़ का। So this was about blood group system. I hope you must have understand this lecture very well. If you have still any confusion, you can again ask me. Thanks and take care.